जय श्री राम। तो हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस मैथ्स, ये टीजीटी या पीजीटी वाले पेपर के लिए, और हम शुरू कर रहे हैं कैलकुलस में लिमिट्स से। तो पहला क्वेश्चन है मेरे सामने कि अगर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट और ये पूरा एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है, तो a और b का मान बताओ। ओके, तो मैं जब इसको ध्यान से देखता हूँ तो मैं देखता हूँ सोल्व करने की कुछ ज़रूरत नहीं है इसमें। मैं देखता हूँ कि b की तो कुछ भी वैल्यू, उससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है ना। b तो बेचारा b ही रहेगा, उसमें तो x है ही नहीं, तो वो तो इन्फिनिट की ओर इसको लेके नहीं जाएगा। b तो कुछ भी हो, तो जो इसमें चार ऑप्शंस थे, दो में b जो है डज नॉट बिलोंग्स टू r था, दो में b बिलोंग्स टू r था, तो b कुछ भी एक रियल नंबर होगा। ओके, बाकी मेन बात है कि a का क्या वैल्यू होगा। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो फ्रैक्शन है मेरा पूरा, इसमें ऊपर वाले में x की पावर 2 है स्क्वायर और नीचे वाले में x की पावर 1 है। मतलब वो तो जल्दी जल्दी इन्फिनिट की तरफ भागेगा, ये कम कम भागेगा। अगर ऊपर और नीचे दोनों में x का पावर जो है बराबर होता, जैसे ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी होता, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिट। ऊपर पावर कितना 1 है, नीचे भी कितना 1 है, पावर x का कितना बनता है, 0 बनता है। मतलब ये एक्सप्रेशन इन्फिनिट नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे x की पावर 2 है तो भी इन्फिनिट होगा ही होगा। ये कब नहीं होगा इन्फिनिट? ये तब नहीं होगा कि यहाँ आगे कुछ हो मेरा x की में e, और वो जो मेरा यहाँ से x बनेगा उसको काट दे। मतलब नहीं समझे, मैं बता दूँ। जब इससे मैं इसको डिवाइड करूँगा तो जो x का गुणांक होगा वो होगा a/c इंटू एक्स प्लस समथिंग समथिंग कुछ भी होगा, लेकिन उसमें x की पावर 1 नहीं हो सकती। x की मैक्सिमम पावर इसके डिवीज़न में 1 ही होगी, ठीक है। एक सेकेंड, मेरे को आवाज़ बाहर से बहुत आ रही है। तो जो a/cx बनेगा और इधर ये जो है माइनस का ex है, तो अगर e की वैल्यू a/c हो तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो फिर x की मैक्सिमम पावर 1 नहीं बचेगी, तो x इन्फिनिट पे जाएगा लिमिट जब, तो ये पूरा एक्सप्रेशन इन्फिनिट पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे x का जो गुणांक आएगा वो आएगा 1/2, और यहाँ पर क्या है माइनस का ax। तो अगर ये चीज़ मेरी 0 ना हो तो ये एक्सप्रेशन इन्फिनिट पे जाएगा। अगर ये दोनों कट के एक दूसरे को काट देते, ये चीज़ 0 हो जाती, तो क्या होता, वो इन्फिनिट पे फिर नहीं जाता, एक पर्टिकुलर नंबर पे वो जाता। तो यानी मैं कहता हूँ कि मेरा ये ऐसे है, x का गुणांक है ये, यानी मेरा 1/2 माइनस a, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, या a की वैल्यू 1/2 नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई? अभी मतलब इतना समझो, ये पूरा एक्सप्रेशन जो होगा उसमें x की पावर ऊपर 2 है, नीचे 1 है, माइनस को 1 पावर होगी, और यहाँ पर x की 1 पावर वाला ये है। तो मेरे को देखना है, अगर ये x का यहाँ पर जो 1 पावर वाला होगा, अगर उसके गुणांक ये काट दे रहा है, तो x की फिर ज़्यादा पावर पूरे एक्सप्रेशन में 1 बचेगी नहीं, ठीक है। समझ पा रहे होंगे मेरे हिसाब से। ये देखो, एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन है मेरे पास, ax³ प्लस bx² अपॉन cx² प्लस d, इसमें ऊपर पावर कितनी है 3 है, नीचे कितनी है 2 है। तो जब x टेंड्स टू इन्फिनिट होगा तो इसकी वैल्यू इन्फिनिट आएगी, क्योंकि ऊपर 1 पावर बच रही है। लेकिन अगर इस चीज़ को मैं a/cx से माइनस कर दूँ, इसका जब इससे इसको डिवाइड करेंगे x का गुणांक a/c बचेगा, कर दूंगा माइनस, तो अब इसकी लिमिट इनफाइनिट नहीं आएगी। करके दिखाऊं? इसको सोल्व करके देखते हैं इस चीज़ को। c इंटू cx² प्लस d, और ये हो गया acx³ प्लस bcx², और इधर हो जाएगा ये acx³, और आगे कुछ भी हो, ये तो कट गया ना। फिर इसको पूरे को ऊपर नीचे x² से डिवाइड कर दूंगा, जो भी होगा ये इन्फिनिट पे बिल्कुल नहीं जाएगा। आ गया, होना भी क्या था, adx होना था, x² से डिवाइड करूँगा, ये हो जाएगा bc माइनस ad अपॉन है अपॉन, और नीचे हो जाएगा c इंटू c प्लस डी अपॉन x²। अब x टेंड्स टू इन्फिनिट इस पर रख दूँ तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा।
तो ये बच जाएगा बी सी अपॉन सी, इसका लिमिट बी पे चली जाएगी। मतलब कहने का बात है, अगर ऊपर पावर ज़्यादा हो नीचे से तो वैल्यू जाती है इन्फाइनाइट की तरफ। और उसको कब रोका जा सकता है, जब उस जो x वाला टर्म होगा एक पावर वाला उसको आगे काट दे। मान ले यहाँ पावर 4 होती इसकी, तो फिर ऊपर पावर ऊपर 2 हो गई, नीचे 4, ऊपर 4 है नीचे 2 है, ऊपर 2 एक्स्ट्रा हो गई, ये वाला टर्म उसको काट देगा, तो अब नहीं जाएगा इन्फिनिट पे। इस तरीके से सोचना होता है। ओवर एक्सप्लेनेशन हो गई, लेकिन इसी क्वेश्चन में हुई है, अब नहीं ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन कर रहा। क्वेश्चन में क्या देखना था, क्वेश्चन में मेरे को यहाँ से देखना था, अच्छा यहाँ पे 1/2 बन रहा है x की, उसमें यहाँ पर a बन रहा है, तो ठीक है a की वैल्यू 1/2 नहीं होनी चाहिए, बस आंसर। और b बिलोंग्स टू r, ये दो जो ऑप्शन मिल रहा था वो हो गया ख़त्म, आसान। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू, मिटा नहीं, मोडलेस x अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 5x, जब x की वैल्यू 0 ना हो, और ये हो जाएगा 0 अगर x की वैल्यू 0। तो ये कह रहा है ये सतत नहीं है, क्योंकि क्यों सतत नहीं है, ये x बराबर 0 पर, ये पूछ रहा है x बराबर 0 पर ये सतत क्यों नहीं है। अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, उसका मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, मतलब लेफ्ट साइड से हम 0 की तरफ जा रहे हैं, f(x). तो सीधा ही देख लेता हूँ मैं, जब लेफ्ट साइड से मैं जा रहा हूँ 0 की तरफ इधर से, मतलब जो भी मेरी वैल्यू है वो क्या है, वो 0 से छोटी है और वो 0 की तरफ बढ़ रही है ना, 0 के इससे छोटी है। जो मेरा मॉडुलस x होता है इसकी वैल्यू आती है -x, अगर वो x से छोटी वैल्यू हो, क्योंकि वो निगेटिव को क्या कर देता है, ये पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। यानी इस केस पे मेरा ये चीज़ क्या बनेगा, f(x) मेरा बनेगा -x अपॉन, यहाँ से x कॉमन लूँगा अगर मैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5, ठीक है। और x से अब x कैंसिल कर दो, -1 अपॉन 3x माइनस 5, और अब x की वैल्यू 0 इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा मेरा 1/5। अब मैं अगर इसकी राइट हैंड लिमिट निकालूं, मतलब मैं राइट साइड से 0 की तरफ बढ़ रहा हूँ, ये यानी मेरी वैल्यू क्या है, हर टाइम पॉजिटिव है और वो कम 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 होती जा रही है। तो मॉडुलस x मेरी वैल्यू देता है x, पॉजिटिव x, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ा हो। तो राइट हैंड लिमिट के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये x वैल्यू देगा मेरा, x अपॉन 3x माइनस 5, कुछ नहीं बस ऊपर +1 रहेगा, यहाँ पर 0 रखूँगा तो -1/5 आ जाएगा, मेरी राइट हैंड लिमिट आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या आई थी, जो भी आई थी वो राइट हैंड लिमिट से अलग है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से अलग है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इस चीज़ की लिमिट एग्जिस्ट करती नहीं है, क्योंकि लेफ्ट वाली कहीं और जा रही है, राइट वाली कहीं और जा रही है, एक पॉइंट पे नहीं जा रही है। अगर वो दोनों एक पॉइंट पाए तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, नहीं तो नहीं करती है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये इसका रीजन है, इसलिए सतत नहीं है। और अगर ये ना देता, मेरे को यही दे देता कि f(x) मेरा यही है हर जगह, तो अब ये x बराबर 0 पे क्यों नहीं सतत है, क्योंकि अब ये x बराबर 0 पे डिफाइंड ही नहीं है। x बराबर 0 पे इसका वैल्यू क्या आएगा, ऊपर 0 हो रहा है और नीचे भी 0 हो रहा है, तो x बराबर 0 पर अब ये डिफाइंड ही नहीं है वैल्यू, तो ये सतत हो ही नहीं सकता। सतत होने के लिए किसी फंक्शन को किसी वैल्यू पे सतत होने के लिए क्या ज़रूरी है, एटलीस्ट वो उस पर डिफाइंड हो। यानी कि अगर मेरा f(x) जो है, मेरे को पता करना है कि x बराबर a पर कंटिन्यूस है या नहीं है, वो कब पता चलेगा, कि कम से कम मेरा f(a) की वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। यहाँ पर इस तब क्या होगा, इस केस में अगर मैं अलग से ना देता कि 0 पे वैल्यू 0 है, तो इस केस में f(0) की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। कौन घंटी बजा रहा है यार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
क्या है कि ये लिमिट का वैल्यू मेरे को बताना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस साइन a बाई एन और इसकी पावर है n। बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ना ये वाले एक लिमिट में दिखा देता हूँ, लिमिट, ठीक है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n की पावर n। हाँ इधर से रास्ता, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, एक आया हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी। इसकी वैल्यू होती है ई होता है, और अगर यहाँ पर कुछ भी हो x तो इसकी वैल्यू होगी e की पावर x, और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको समझ लीजिए इतना। ये जो मेरा साइन a बाई एन है, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जाएगा तो मेरा साइन थीटा बहुत ही छोटा एंगल हो रहा है, ये है ना। और पता आपको याद है साइन थीटा पर जब बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा लगभग थीटा जैसा बिहेव करता है ना। तो ये जो मेरा साइन a बाई एन है ये 1 प्लस a बाई एन जैसा बिहेव करेगा, उसकी पावर n, और इसकी वैल्यू हो जाएगी e की पावर a। ठीक है, अब मैं इसको प्रूव कर देता हूँ कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये बराबर e की पावर a कैसे होता है, राइट। बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आएगा। मैं मान लेता हूँ y इक्वल टू 1 प्लस a बाई एन की पावर n, ये है मेरे पास, ठीक है ना। लिमिट बाद में लेंगे, दोनों साइड लोग ले लेता हूँ, लोग y इक्वल टू n आगे आ जाएगा लोग 1 प्लस a बाई एन, है ना। अब एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी याद रखनी है कि जब ये लोग 1 प्लस एक्स, और जब ख़ास तौर पे जब इस x की वैल्यू 1 से छोटा हो, तो इसका एक सीरीज होती है टेलर सीरीज, उसके हिसाब से इसकी वैल्यू होगी x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस एक्स की 3 बटा 3 माइनस एक्स की 4 बटा 4 प्लस एक्स 5 बटा 5, ऐसे ही ऐसे, ठीक है। ये सीरीज मेरे को याद रखनी होगी। साइन x के लिए भी सीरीज है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डो 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 डो। जरूर से मेरे को ये याद रखना ही पड़ेगा, बात बनेगी नहीं। कोस x के लिए है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड डो 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 शो। थोड़ा बहुत हो सकता है अलग भी हो, देखना पड़ेगा एक बार किताब में, अभी चेक कर लेना टेलर सीरीज या मैक्लोरिन सीरीज करके साइन एक्स कोस एक्स। तो ये लोग वाली ये सीरीज को हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पर n बार है, लोग 1 प्लस एक्स के जैसा फॉर्म है, x बहुत छोटा होगा क्योंकि n मेरा बाद में टेंड्स टू इन्फिनिटी होने वाला है, ये पूरा वैल्यू बहुत ही छोटा होगा। तो लोग 1 प्लस एक्स के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ये हो जाएगा a बाई एन माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर प्लस a क्यूब अपॉन 3n क्यूब। आगे वाली पावर्स की इतनी ज़रूरत है नहीं मेरे को। अब n के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा ना तो ये वाला ही कट जाएगा, एक एक पावर इनकी कम हो जाएगी, यहाँ पर पावर 1 हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, एक एक पावर कम हो जाएगी। ये मेरे किसकी वैल्यू आ गई, ये मेरे लोग y की वैल्यू है अभी। अब लोग को इधर भेज देता हूँ e टू द पावर में, तो y हो जाएगा e टू द पावर a माइनस और a स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर, और आगे जो जो कुछ भी है। अब लिमिट ले लेता हूँ दोनों साइड, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मेरे को, क्योंकि इसी की तो वैल्यू चाहिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मैं वैल्यू ढूंढ रहा हूँ अभी, साइन को भूल जाओ, इसकी वैल्यू ढूंढ रहा हूँ अभी, है ना। तो इसके आगे लिमिट लगाना पड़ेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इधर भी लगाना पड़ेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो वो लगाऊंगा तो यहाँ भी लगाऊंगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जैसे ही n की वैल्यू इन्फिनिट पे जा रही है ये सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि नीचे है ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, बचेगा सिर्फ e टू दी पावर e। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लिमिट है, हमको याद रखनी ही पड़ेगी, कोई चांस नहीं है। और एक बात मैं बता दूँ, ज़्यादातर क्वेश्चन BSc लेवल के है, 12th लेवल के नहीं है, ये सब चीज़ BSc लेवल में है, ठीक है ना। तो प्लीज़ 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 आप इस लिमिट को याद रखिए। लिमिट ऐसे भी लिखा हुआ है तो उसका मतलब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, ये क्या है, ये मेरा e होता है, और यहाँ पर लिमिट 1 प्लस a अपॉन n की पावर n, ये मेरा e टू द पावर a होता है।
अगर ऐसे होता, यहाँ पर अगर ए एन होता तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर यहाँ पे पावर ए एन है तो उसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट 1 + 1/n की पावर n, और फिर इसके पूरे की पावर a दे दो, है ना, ऐसे दे सकते हैं, अलग अलग में लिमिट जा सकता है। तो और ये मेरा e बन जाएगा, ये पूरा भी e की पावर a ही बनेगा। ये भी याद रखना है, लिमिट fx इंटू जी एक्स अगर होगा उसको मैं लिमिट fx इंटू लिमिट जी एक्स लिख सकता हूँ। ये लिमिट की प्रॉपर्टीज़ है। प्लस होगा तो प्लस भी कर सकता हूँ, माइनस होगा तो माइनस भी कर सकता हूँ, लिमिट अलग अलग में दे सकते हैं। डिवाइड होगा यहाँ तक कि fx/gx है तो लिमिट भी fx/gx हो जाएगा। जैसे मेरे को देना है लिमिट x टेंड्स टू π/4 sin x/x, तो मैं ऊपर नीचे अलग अलग दे सकता हूँ, यानी लिमिट x टेंड्स टू π/4 ऊपर sin x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू π/4 नीचे x, और ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, sin π/4 1/√2, और ये हो गया π/4, यानी हो जाएगा 2√2/π। इसके अलावा एक बहुत ही खास 2 स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, वो मेरे को याद रखनी है। एक है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x, इसकी वैल्यू होती है 1, और लिमिट x टेंड्स टू 0 इन्फाइनिटी sin x/x, इसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, इसके लिए मैं क्या बताऊँ, इसके लिए वैसे तो कई सारी चीज़ है, लेकिन अगर मैं ये अपनी सीरीज खोल दूँ, क्योंकि x की वैल्यू बहुत छोटा 0 की तरफ जा रही है ना, तो sin x को उस केस में मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, x - x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस x5/5 फैक्टोरियल, ऐसे ही डॉट डॉट, और अपॉन नीचे x है, लिमिट वही x टेंड्स टू 0 है। तो इस x से यहाँ पर ये x कट जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर पावर 2 बचेगी, यहाँ पर 4 बचेगी, ऐसे करते करते फिर x 0 रख दूंगा, ये सब 0 हो जाएगा, बराबर में 1 बचेगा। इस केस में जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है तो मैं sin x को ऐसे नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि ये तब काम करता है जब एंगल बहुत ही छोटा हो। ठीक है, टेलर थ्योरी। तो इसमें तो करूँगा तो सब इन्फिनिटी की तरफ जाएगी ये सारी पावर्स, है ना, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि एक नेगेटिव इन्फिनिटी जाएगी, एक पॉजिटिव इन्फिनिटी जाएगी। तो इस केस को मैं कैसे डील करूँगा, इस केस को मैं ऐसे डील करूँगा। एक थ्योरम होती है कि अगर मेरा एक फंक्शन तो बाउंड हो, जो मेरा sin x है वो बाउंड है। कैसे बाउंड है? sin x की वैल्यू -1 से और 1 के बीच में होती है, तो sin x तो मेरा बाउंड है। और दूसरा फंक्शन मेरा क्या है, दूसरा फंक्शन मेरा किसी लिमिट पे जा रहा है ना, जैसे यानी अगर मेरे 2 फंक्शन ऐसे हैं fx इंटू जी एक्स, उसकी कुछ लिमिट है, तो ये तो मेरा बाउंड है, और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx जो है मेरा वो L है, और gx क्या है, gx मेरा बाउंड है। बाउंड मतलब उसकी लिमिटेड वैल्यू है। ठीक है, तो क्या होगा, तो मेरा जो दोनों का लिमिट होगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx इंटू जी एक्स, वो भी क्या होगा मेरा, वो L ही होगा, जो इस fx की लिमिट है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में मल्टीप्लाई हो रही है 1/x की और sin x की, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है। और sin x क्या है मेरा, sin x बाउंड है, वो -1 और 1 के बीच में ही रहता है sin x। और 1/x कहाँ जाएगा, लिमिट जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगी तो 1/x तो 0 जाएगा, 1/1/∞ ये 0 जाएगा। तो ये पूरा भी कहाँ जाएगा, ये पूरा भी 0 पे ही जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर मेरा fx हमेशा बड़ा छोटा है बराबर हो gx से, और छोटा है बराबर हो hx से, ठीक है, और मेरी fx की जो लिमिट है वो L है, और लिमिट जो मेरी hx की है वो भी L है, मतलब जो छोटा या बराबर फंक्शन है वो भी उसी लिमिट पे जा रहा है, जो बड़ा या उससे छोटा मतलब वो भी उसी लिमिट पे जा रहा है। तो जो बीच वाला होगा इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब कि जो मेरा gx का लिमिट होगा वो भी क्या होगा, L ही होगा। ठीक है ना।
ऐसे। तो उस हिसाब से क्या होगा, उस हिसाब से अगर मैं इसमें x का मल्टीप्लाई करता हूँ, नहीं सॉरी x से डिवाइड कर देता हूँ ना, लेकिन x एक निगेटिव वैल्यू भी हो सकती है और पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। और अगर x एक पॉजिटिव वैल्यू हुई तो ठीक है ये चीज़, लेकिन अगर x एक निगेटिव वैल्यू है, मानिए x की वैल्यू -2 है, तो ये वाला एक्सप्रेशन मेरा पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला निगेटिव हो जाएगा। तो ये वाले जो चिन्ह है वो फिर ऐसे होने चाहिए अगर x की वैल्यू निगेटिव है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों में यहाँ पर ये मॉडुलस दूंगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि -1/x मॉडुलस की वैल्यू जो होती है वो sin x/x से हमेशा छोटी होती है और 1/x मॉडुलस की वैल्यू sin x/x से हमेशा बड़ी या उसके बराबर होती है। ओके, अब मैं देखता हूँ कि जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जा रहा है तो ये भी 0 जा रहा है, वो भी 0 जा रहा है, तो जो बीच में फंसा हुआ है वो भी 0 ही जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम, सैंडविच या स्क्वीज, मतलब बीच में दबा दिया इस वाले को। ठीक है, हाँ एक बात और हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें एकदम से अभी अभी समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपने बीएससी वाली चीज़ें वो सब नहीं पढ़ी है, एकदम हो सकता बहुत सारी चीज़ें नहीं है, तो इनको माइंड में एक इनका इमेज धीरे धीरे बनने दो, इनकी एक इन्फॉर्मेशन की बिट दिमाग में जाने दो, घुसने दीजिए, है ना, समझ में आएगा धीरे धीरे पूरा जरूर। इनसे फैमिलियरिटी बढ़ानी पड़ेगी इनसे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है। f'(x²) मेरा दे रहा है 4x² - 1 है और दे रहा है कि f4 की वैल्यू बताओ क्या होगा अगर f1 की वैल्यू दे दी है इसने 1। तो देखो f'(x²) देने का कोई मतलब नहीं है, हमको वो चाहिए भी नहीं, हमको तो f'(x) चाहिए क्योंकि f'(x) का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरे को fx मिल जाएगा। तो अगर f'(x² की वैल्यू 4x² - 1 है तो f'(x) की वैल्यू 4x - 1 होगी, जहाँ x है इसने वहाँ x² कर दिया तो x² आ गया था, तो ये मेरा f'(x) आ गया। इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो fx आ जाएगा। (4x - 1) का इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 2x² - x + c fx। अब इसने मेरे को f1 की वैल्यू 1 दी है, f1 क्या आएगा 2 - 1 + c, यानी c + 1 आएगा, लेकिन उसकी वैल्यू इसने दी 1 है तो c वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू 0 होगी, c की 0 होगी तो मेरा जो fx है वो ये हो गया। अब इसमें मैं f4 निकाल लेता हूँ, 32 - 4 = 28, ये f4 हो गया। ईजी सवाल था, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसने दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और e⁻1/x + 1 और e⁻1/x - 1 दिया है। और ये तो जहाँ भी ये देखता है कि भाई x टेंड्स टू 0 है और ये 0 है तो e⁻, यहाँ पर क्या बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी और नीचे भी इन्फिनिटी बनेगी, तो इन्फिनिटी वाला केस हो गया क्योंकि +1 - 1 से इन्फिनिटी पे कोई फर्क पड़ता नहीं, तो लगा दो एल हॉस्पिटल। ये तो कुछ सोचता ही नहीं, लगा दो एल हॉस्पिटल हर जगह, एल हॉस्पिटल। लेकिन हम अभी हॉस्पिटल को नहीं सोचेंगे, हम क्या बोलेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं e⁻−1/x के ऊपर और e⁻−1/x के नीचे। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर e⁻−1/x हो जाएगा और 1 इससे क्या डिफरेंस हुआ। पहली बात, इस लिमिट को ध्यान से देखिए, इसका बहुत ज़रूरी केस है। x 0 पॉजिटिव से 0 की तरफ जा रहा है, मतलब राइट साइड से वो 0 की तरफ जा रहा है, हर जगह उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, x की वैल्यू पॉजिटिव ही है, तो 1/x की वैल्यू क्या होगी, 1/x की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जा रही है ना, लेकिन
पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। किसकी तरफ? पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है। लेकिन उसके आगे मैंने माइनस लगा दिया, तो अब वो वैल्यू कहाँ जा रही है? निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। और ई की पावर एक्स का जो ग्राफ होता है, कि कुछ भी पावर हो उसका क्या ग्राफ होता है? जब एक्स की वैल्यू यानी जो भी मेरे इसके पावर में उसकी वैल्यू जब निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाती है तब वो ग्राफ जीरो की तरफ जाता है और ऐसे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू अब कहाँ जा रही है? ये वैल्यू जीरो की तरफ जा रही है और ये भी जीरो की तरफ जा रही है। तो ये हो गया 1 + 0 अपॉन 1 - 0, वैल्यू हो गई 1। बनी है ना? अच्छा, इसने जानबूझ के ये जीरो पॉजिटिव दिया है क्वेश्चन में, एक्स टेंड्स टू जीरो नहीं दिया है, क्योंकि ये लिमिट ना एग्जिस्ट नहीं करती है। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं जीरो निगेटिव निकालूँ, अब क्या हो रहा है? अब मैं निगेटिव साइड से इधर की तरफ जा रहा हूँ, निगेटिव साइड से, है ना, निगेटिव साइड से जीरो की तरफ जा रहा हूँ। यानी कि ये करने की ज़रूरत भी नहीं है। जब मैं निगेटिव साइड से जीरो की तरफ जा रहा हूँ तो 1/x की वैल्यू ऑलरेडी निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, इसी की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि x ऑलवेज निगेटिव है ना, और उसका 1/x कर रहा हूँ मैं, तो निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है वो ऑलवेज। तो यानी इसी का वैल्यू जीरो है इस केस में, है ना, 0 + 1 अपॉन 0 - 1, और ये आ जाएगा मेरा 1 अपॉन -1 यानी कि -1। तो जो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो है -1 और जो मेरी राइट हैंड लिमिट है वो है +1 आई थी, इसलिए ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब अगर ये क्वेश्चन आ जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 1/x + 1 और e की पावर 1/x - 1, इसका आंसर सीधा क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और ये मेरे को सोचना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की दोनों लिमिट लगा के देखना पड़ेगा। इस केस में जब ये एक्सप्रेशन ऐसा बना हुआ है, अगर मैं राइट हैंड से देखूँ, राइट हैंड से जा रहा हूँ, तो ये मेरा e की पावर इन्फिनिट पे जा रहा है और ये b की पावर इन्फिनिट पे जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस होगा। तो उसको जैसे हमने पिछली बार सोल्व किया था वैसे करना है। अभी हम जिस लेवल पे है ना, हमको हर एक क्वेश्चन को हम सोल्व नहीं कर सकते वैसे कर करके, हमको आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये फंक्शन कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है। सोल्व कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन हम बोर्ड के पेपर में नहीं बैठे कि हम एक सॉल्यूशन लिखने जाए। हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये फंक्शन अच्छा वहाँ जा रहा है। तो वैसे भी h टेंड्स टू 0 निगेटिव, h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव करके सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत टाइम लगेगा बस, ऐसे में मेरे को समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार हम समझ गए ना तो क्वेश्चन करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन क्या है मेरा? लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1/x, इसकी वैल्यू a है, और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x sin 1/x, इसकी वैल्यू b है। तो a और b का वैल्यू बताना है मेरे को। अच्छा, इस वाले को देखो ध्यान से, ये फंक्शन को देखो, साइन वाला जो फंक्शन है ये क्या है? ये बाउंड है। ठीक है, क्या है? बाउंड है। साइन की वैल्यू कहाँ जाएगी? साइन 1/x कहाँ जाएगा? जो भी है साइन के अंदर वो -1 से और 1 के बीच में ही रहेगा। तो ये तो बाउंड है, और जब लिमिट x टेंड्स टू 0 जा रही है तो x तो 0 जाएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने हैं तो a की वैल्यू कहाँ जाएगी? 0 जाएगी। कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ये बाउंड हो गया, ये 0 जा रहा है। इस केस में क्या होगा? इस केस में सेम एनालॉजी लगा के हम बोलेंगे कि भाई यार ये तो बाउंड है और ये तो मेरा इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो ये तो इस लिमिट की वैल्यू तो इन्फिनिटी होगी। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो बाउंड और दूसरा जा रहा है वो काम करता है लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, ना कि इन्फिनिटी पे। क्योंकि इन्फिनिटी पे ये कैसा बिहेव करेगा हमको नहीं पता।
ये बाउंड कहाँ है, ये जीरो की तरफ जा रहा है, तो तब तो मेरे को पता है कि फंक्शन, अच्छा ये साइन का फंक्शन है, एक्स की वैल्यू जीरो पे जा रहा है। यहाँ पर ये कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे बिहेव करेगा इन्फिनिटी की तरफ जाते जाते, हमको नहीं पता होता है। तो इसको मैं क्या करूँगा, ये और भी आसान है, ये x नीचे चला जाएगा, ये हो गया 1/x, है ना। और अब मैं बोलूँगा कि मान लेता हूँ 1/x मेरा u है, 1/x बराबर u रख लूँ मैं। तो जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जा रहा है तो u टेंड्स टू कहाँ जा रहा है, जीरो जा रहा है। तो ये हो गया लिमिट u टेंड्स टू जीरो साइन u/u, और ये तो वही स्टैंडर्ड लिमिट बन गई। इसकी वैल्यू तो 1 आई थी, इसकी वैल्यू तो 1 आई थी, हमने किया था ये। तो a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू मेरी 1 है। ध्यान से देखिए इसको, बहुत गौर से देखिए। ये वाली चीज़ आप इसके साथ भी कर सकते हैं, ये भी वही स्टैंडर्ड लिमिट बनेगी दूसरे वाली, मैं दिखाता हूँ कैसे। आप इसमें भी 1/x को u बोलिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन x टेंड्स टू जीरो है तो u टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पर ये 1/u हो जाएगा, और ये हो गया साइन u। और हमने पढ़ा था साइन u/u, u टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। क्यों, क्योंकि ये तो मेरा बाउंड हो गया और ये मेरा जीरो की तरफ जा रहा है। अब तुम कहोगे अरे यहाँ पर बोले थे वो चीज़ काम नहीं कर रही है, यहाँ पर काम कर रही है। जब ये x इन्फिनिटी पे जा रहा है तब चीज़ें कैसे बिहेव कर रही है हमको नहीं पता, लेकिन जब ये 1/u जीरो की तरफ आ रहा है तब हमको पता है चीज़ें जीरो की तरफ ही जा रही है, तब हमको पता है। लग रहा है कॉन्ट्राडिक्शन है, क्या बक रहा है, कहीं ये कहता है बाउंड है और ये है काम करेगा, कहीं कहता है नहीं करेगा। हाँ, जीरो की साइड जब वैल्यूज जा रही है तो ये बाउंड वाला काम करता है। हमको पता है कि वैल्यू चाहे ऐसे होके आए चाहे ऐसे होके आए, लास्ट में तो उसको जीरो पे ही आना है। क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि ये जो साइन की वैल्यू है ये तो इन्फिनिटी पे जा नहीं रही है तुम्हारी, कभी भी नहीं जाएगी, ये तो ऊपर +1 और नीचे -1 के घिरी हुई रहेगी। लेकिन इसकी वैल्यू जीरो की तरफ जा रही है तो ये मल्टीप्लाई होके इसको जीरो की तरफ ले आएगा, क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यू है, ये जीरो है, फाइनाइट वैल्यू की जीरो में मल्टीप्लाई होगी तो मेरे को पता है क्या रिजल्ट है। लेकिन वहाँ पर इन्फिनाइट वैल्यू हो गई है, उसको फिर मामला गड़बड़ा जाता है। और यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट ये इसको बोलूँगा कि साइन 1/x तो मेरा बाउंड है, साइन 1/x तो मेरा बाउंड है, और लेकिन जब x इन्फिनिटी पे जा रहा है तो छोड़ो, उतना मत सोचो। अब ये दो लिमिट का ध्यान रखना है, एक तो ये वाली को ध्यान रखना है और एक ये वाली को ध्यान रखना है। एक में टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो जीरो आती है वैल्यू, टेंड्स टू जीरो है तो वैल्यू 1 आती है। बाकी जब आप टीचर बन जाएंगे तब सोच लेना कौन सी चीज़ कैसे क्यों बिहेव करती है। क्यों, क्या दिक्कत है? बाहर में जो बॉक्स है ना, हाँ, बॉक्स खराब हुआ है, ठीक कर, दूसरा टीम आके ठीक करेगा तो बाद में। तो आगे अपना फीडबैक दे दीजिए। हाँ? फीडबैक अपना दे दीजिए आगे, ताकि वो आगे ठीक कर। हाँ, दे दिया। कब आएंगे वो? आज से आएगा, आज ही आएगा? आज आएगा, आज ही काम हो जाएगा। ठीक है। उसका कोई फ़ोन नंबर मिलेगा क्या? क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कुछ नहीं डिफरेंशिएट करने का है, dy/dx निकालने का है, dy²/dx², इतना मुश्किल नहीं है, वो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बोला इनमें से कौन सा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। एक दिया है मॉडुलस x/x, लिमिट x टेंड्स टू 0 है। दूसरा है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x, ये तो 1 ही होता है तो ये तो एग्जिस्ट करता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x/cos x, तो cos x 1, ये 0 हो गया, cos x 1 हो गया तो 0 हो गया इसका वैल्यू, ये तो एग्जिस्ट करता है। ये वाला है, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज।
तो इस वाले को अब ध्यान से देखिए, जब मैं लेफ्ट साइड से जाऊंगा तो ये मॉडुलस एक्स मेरे को माइनस एक्स देगा, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स, लेफ्ट साइड से इसकी लिमिट -1 बनेगी। और जब मैं राइट हैंड से जाऊंगा तो ये मॉडुलस एक्स एक्स देगा और नीचे भी एक्स है, तो उसकी राइट हैंड की लिमिट +1 बनेगी। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है, राइट हैंड लिमिट अलग है, तो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये वाले क्या, अगला क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने की है, प्लीज नोट करिएगा। ये तो कुछ करेगा नहीं, ये तो एल हॉस्पिटल मार के सॉल्यूशन दे देगा, लेकिन मुझे कुछ जरूरी करना है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 √x + 1 - 1 अपॉन एक्स। एक्स टेंड्स टू 0 रखूंगा तो यहाँ पे 0 + 1 √1 1 - 1 अपॉन 0 0/0 का केस बन रहा है। इसने तो बोला है हॉस्पिटल मार दो, लेकिन प्लीज़ इसको नोट करिए। अगर इसकी वैल्यू n, ये जो है ये होता है 1 + nx + n × n - 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल x² + n × n - 1 n - 2 अपॉन 3 का फैक्टोरियल x³, और ऐसे ही चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, अगर ये n मेरा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। और अगर ये पॉजिटिव इंटीजर होगा 2 4 5 6 7, तो बाइनोमियल थ्योरम जैसे n की वैल्यू 5 है तो 6 टर्म होंगे, n की वैल्यू 8 है तो 9 टर्म होंगे, एक ज़्यादा टर्म होता है, n + 1 टर्म होंगे। और अगर ये फ्रैक्शन में है, जैसे इस केस में ये 1/2 है, ये क्या है मेरा, ये 1 + x⁻1/2 है, तो इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, लेकिन उससे मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। इसकी वैल्यू क्या है, 1 + x⁻1/2 लिख लो, इसको पेपर में लिखना नहीं पड़ेगा उतना। इसको मैं लिखूँगा 1 + 1/2x प्लस आगे कुछ भी आए, x² का कोई टर्म आएगा, कुछ भी आए आता रहेगा, -1 अपॉन x। तो ये 1 से ये 1 कट जाएगा, x से ये वाला x कट के 1/2 आएगा, आगे की x की कुछ पावर बची रहेगी, है ना। और लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो जो पावर बची रहेगी वो सब 0 हो जाएगी, और केवल आंसर में क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। आंसर में 1/2 बचेगा। कोई ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल रूल लगाने की। प्लीज़ जो मैंने पिछला फॉर्मूला लिखा था, पिछला आपने नोट नहीं किया होगा क्योंकि मैंने बहुत स्पीड में कर दिया काम, उसको वीडियो रोक के उसको नोट कर दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। दसवां क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 2 + ... n तक है अपॉन n²। तो ये क्या है, n संख्याओं का सम है, तो n × n + 1/2 होता है, नीचे n² है, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऊपर वाला हो जाएगा मेरा n² + n, और नीचे 2n², यानी ये हो गया 1/2 + 1/2n। n टेंड्स टू इन्फिनिटी जब जाएगा ये तो 0 पे जाएगा, तो आंसर के लिए क्या बचा, 1/2 बचा, वही आंसर हो गया। 11वां क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस इज। ये फंक्शन बहुत अच्छा है, मजे की चीज़ है। फंक्शन जैसे 1/x - ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, और ये कंटिन्यूस कहाँ नहीं है। पहली बात इसको एक बार समझ लेते हैं। 2 इसमें रखूँगा तो आंसर 2 आएगा, 2.01 रखूँगा आंसर 2 आएगा, 2.5 रखूँगा आंसर 2 आएगा, 2.99 रखूँगा आंसर 2 आएगा, 3 रख दूँगा तो आंसर 3 आ जाएगा। मतलब 2 ये केवल जो है पहला मेरा जो इंटीजर है उसको देखता है, सिर्फ उसको देखता है, बाकी ये किसी को नहीं देखता है। आगे का जो पॉइंट है फ्रैक्शन उसको ये उड़ा देता है। इसका ग्राफ भी ऐसा होता है कुछ, x की वैल्यू 0 है, 0 ही रहेगा, y की वैल्यू 0.1, जब तक 1 ना हो जाए तब तक 0 रहेगा। 1 पे अचानक से वैल्यू 1 आ जाएगा, फिर 1 से जब तक 2 ना हो जाए 1 ही रहेगा, फिर ऐसे ऐसे, यहाँ पे ऐसे था, ऐसे कुछ इसका ग्राफ होता है।
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो ये जो होता है मेरा ये मेरा हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस होता है। यहाँ पे कंटिन्यूस है, यहाँ पे कंटिन्यूस है, अगले इंटीजर पे क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये जो मॉडुलस, ये मॉडुलस नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स जो है ये क्या है, डिसकंटिन्यूस यानी असतत है एट एवरी इंटीजर। हर पूर्णांक, इंटीजर क्या होता है, -1 -2 ये और 1 2 3 ये सब, इन सब पे क्या है, डिसकंटिन्यूस होता है। अब इस फंक्शन की बात कर लेते हैं। ये जो है मेरा x तो मैंने रखा था 2.01 और आंसर में आया 2। ये किसकी वैल्यू है, जो 2 है ये तो आंसर इसकी वैल्यू है, इसने तो 2 आंसर दिया, लेकिन x तो मैंने अपना रखा था 2.01 और इसका जो अंतर है यानी x माइनस ये, इसको मैं छोटे ब्रैकेट से लिखता हूँ। ये जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल फंक्शन। फ्रैक्शन की जो वैल्यू है जैसे 0.01, 0.5, 0.99, इसकी वैल्यू, फ्रैक्शनल फंक्शन की वैल्यू हमेशा कितनी रहती है, 0 से हमेशा ज़्यादा ही रहेगी और हमेशा 1 से कम रहेगी, क्योंकि अगले इंटीजर पे तो क्या होता है, फ्रैक्शन फिर है ही नहीं, 0 है। जीरो मैं बोल सकता हूँ इंटीजर पे 0 रहती है, लेकिन वहाँ पर तो 0 बोल सकते हैं, हाँ 0 होते ही, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है। चलो जो भी है, इसको अब दे दिया है ऐसे, इसको ये 1 फ्रैक्शनल फंक्शन हो गया। अब इसकी ये जो फ्रैक्शनल फंक्शन है मेरा, 2 से लेके जब तक वैल्यू 3 पर जा रही है तो इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली बदल रही है, 0 से लेके 1 तक बढ़ रही है, 0.01, 0.05, एक लगातार बढ़ रही है। लेकिन अगला जैसे इंटीजर आता है इसकी वैल्यू फिर से ड्रॉप होके 0 आ जाती है ना। मतलब इसका ग्राफ कैसा था, इसका ग्राफ ऐसा था कुछ। तो फ्रैक्शनल फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा, फ्रैक्शनल फंक्शन की वैल्यू हिसाब से लगाना पड़ेगा। इसका ग्राफ कैसे होगा, यहाँ पर इंटीजर पे 0 है, बढ़ रही है 1 तक जाएगी, लेकिन कभी 1 नहीं होगी, 1 होने से पहले ही अगला इंटीजर आ जाएगा, फिर इसकी वैल्यू 0 पे ड्रॉप हो जाएगी, फिर वैल्यू बढ़ेगी, फिर अगला इंटीजर पे फिर 0 पे ड्रॉप हो जाएगी, फिर बढ़ेगी, फिर 0 पे ड्रॉप हो जाएगी। यानी ये मेरा हर एक इंटीजर पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। सवाल तो 1 ही सेकंड का है, लेकिन समझना बहुत उसका है। ये मेरा हर एक फंक्शन पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है। इसका इन्वर्स फंक्शन यानी ये क्या होगा, इसका अगर आपको ऐसा होगा, वैल्यू जब 0 है तो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ऐसा ही ग्राफ हो जाएगा, ऐसा 1 ये जो है, क्योंकि जब ये जो है जब जहाँ भी 0 पे ड्रॉप होता है वहाँ पर ये इसका उल्टा इन्फिनिटी पे ड्रॉप होगा। तो ऐसा ग्राफ होगा। ये भी मेरा हर एक इंटीजर पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, हर एक इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होगा। यही बस इसका आंसर है। इसने क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, इसने कितने बिंदुओं पर निरंतर नहीं है, 1 2 3 और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये हर एक इंटीजर पे ही डिसकंटिन्यूअस होगा। बाकी 2 इंटीजर्स के बीच में ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअसली इसकी वैल्यू बदल रही है। ये भी बिटवीन एनी 2 इंटीजर्स ये कंटिन्यूअस है, और हर एक इंटीजर पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। बारहवां क्वेश्चन ये कह रहा है, फंक्शन है मेरा f(x) इक्वल टू log x अपॉन x माइनस 1। अगर x की वैल्यू 1 ना हो और इसकी वैल्यू हो जाती है k, अगर x की वैल्यू 1 हो और ये x बराबर 1 पे कंटिन्यूअस है, तो k की वैल्यू बताओ। अच्छा, x बराबर 1 पे ये कंटिन्यूअस है, तो x बराबर 1 पे तो इसकी वैल्यू k है। मेरे को निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, x टेंड्स टू 1 fx क्या होगा,
देखो जैसे ही मैं x की वैल्यू 1 रख दूंगा, अगर मैं इसमें रखूँ, इसमें 1 रखूँ तो ऊपर तो log 1 तो 0 होता है और 1 माइनस 1 0/0 वाला केस हो रहा है। जहाँ भी 0 वाला 0 केस होता है, ये क्या बोलेगा, बोलेगा भाई एक काम कर, एल हॉस्पिटल लगा डाल। एल हॉस्पिटल लगाएगा, ऊपर इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, ऊपर भी नीचे भी। इसका क्या होगा 1/x और नीचे वाले का x का 1, 1 का 0, 1 और 1 रखूँगा तो लिमिट 1 ही आ रही है, यानी k की वैल्यू 1 ही है। अच्छा ऐसा है, ठीक है, हो गया। अगर एल हॉस्पिटल से इजी पड़ा ये वाला, बाकी चीज़ें करने जाएंगे तो हार्ड पड़ेगा। लिमिट निकालनी थी इसकी, तो 0/0 वाला केस आ रहा है, log 1 0 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है, तो एल हॉस्पिटल लगा के निकाल दिया। एल हॉस्पिटल क्या होता है, अगर fx मेरे को लिमिट निकालना है x टेंड्स टू a fx अपॉन gx का, और अगर उसका सिचुएशन 0/0 इन्फिनिटी ऐसा कुछ बन रहा है, तो आप एक काम करिए, आप लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x अपॉन g डैश x निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सोच रहा था इसको प्रूव करूँ क्या, लेकिन प्रूव का काम कहाँ आएगा आपके लिए, कोई काम नहीं। अब ये काम आ गया, पेज नंबर ये तो 17वां क्वेश्चन, अच्छा नहीं 12वां था, 12वां, उसके बाद आ गया 13वां। 13वां क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और दे रहा है 2x साइन 1/2x। ये क्या हो जाएगा, 2x को नीचे ले जाएंगे, 1/2x हो गया, ठीक है। फिर इसको बोल देंगे, ये लिमिट 1/2x को जो है बोलेंगे कि भाई ये u है, तो जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो u टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और ये हो गया साइन u/u और इसका वैल्यू 1 है। नहीं, आप ये लिमिट भी याद रख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x साइन 1/x, इसका वैल्यू 1 आता है। ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये 0 की तरफ जा रहा है, मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है। बहुत स्पीड में कर दिया यार, फिर से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x माइनस एक्स क्यूब। पूछ रहा है ये डिसकंटिन्यूस कहाँ होगा। डिसकंटिन्यूस ये वहाँ होगा जब ये डिनोमिनेटर 0 होगा, और ये डिनोमिनेटर 0 कब होगा, इसको डिनोमिनेटर को ऐसे लिख लेता हूँ मैं, तो ये x बराबर 0, x बराबर प्लस माइनस 2, यानी x बराबर 2 और x बराबर -2, इन तीनों बिंदुओं पे ये डिनोमिनेटर मेरा 0 होगा। तो इन तीनों ही बिंदुओं पे ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा।
क्यों क्यों डिसकंटिन्यूअस हो रहा है इन तीनों फंक्शन में? मैंने शुरू में एक बात बताई थी कि फंक्शन को x बराबर a पर कंटिन्यूअस होने के लिए एटलीस्ट f a को एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि f a पर उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। अब x बराबर 0 रखूँगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है x बराबर 0 पे, क्योंकि नीचे इन्फिनिट 0 हो जा रहा है। x बराबर 2 रखूँगा, नीचे 0 हो जा रहा है। x बराबर -2 रखूँगा, 0 हो जा रहा है। डिफाइंड ही नहीं है f0, f2 और f-2 डिफाइंड ही नहीं है। डिफाइंड ही नहीं है तो कंटिन्यूअस कैसे हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से इनडिटर्मिनेट अनिश्चित फॉर्म कौन कौन सा है? तो जो x माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी और 0 इंटू इन्फिनिटी, तो ये भी इनडिटर्मिनेट है, ये इनडिटर्मिनेट नहीं है, बल्कि ये इन्फिनिटी है। मेरे को पता है ये इन्फिनिटी होगा। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी है। मेरे को पता है ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, और जब दोनों जुड़ेगी तो बहुत बड़ी वैल्यू ही कुछ होगा। यहाँ पर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, इसके 3 केस हो सकते हैं। ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी जा सकती है अगर ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी जा रही हो। ये वाली वैल्यू 0 की तरफ भी जा सकती है अगर ये दोनों बराबर हो, और ये दोनों वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की तरफ भी जा सकती है। कैसे? एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, आप x माइनस एक्स लीजिए। ये वाली इन्फिनिटी किसकी तरफ जाएगी? ये 0 की तरफ जाएगी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। आप जो है x माइनस एक्स स्क्वायर लीजिए, ये वाली माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। क्यों? ये बड़ा है, ये जल्दी जल्दी जा रहा है, और इसी का उल्टा कर देंगे तो वो शायद पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये वाली इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये भी है, ये भी है। बस इस वाली का पता है कि ये तो इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही मस्त सवाल है, बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। कह रहा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और n और log में n+1 माइनस log n, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो हो गया n log n+1 अपॉन n, ये हो गया log m माइनस log n, यानी हो गया n log 1+1 अपॉन n, ठीक है। और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये वाला जो बाबूजी है वो बहुत छोटा ही होगा, क्योंकि n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो मैं log 1+x का यूज कर सकता हूँ इधर। log 1+x क्या होगा? log 1+x होता है 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, और बहुत कुछ होता है। n से ही n कट जाएगा, बाकी सब में कुछ ना कुछ पावर बची रहेगी, और जब n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो बाकी सब बेचारे 0 हो जाएंगे, और आंसर मेरा क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, 1 बचेगा, सोल्व होगा 1, बाकी सब 0 हो जाएगा ना n की पावर, क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो वही याद रखना है, log 1+x को जब x बहुत छोटा हो तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस x की 3/3 माइनस एक्स की 4/4 सो ऑन। 17वां क्वेश्चन बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बहुत जरूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 17वां क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/3 प्लस टोटल n की पावर 1/n/n। इसको सोल्व करने के लिए मेरे को कोची का लिमिट का फर्स्ट थ्योरम यूज करना पड़ेगा, और वो कहता है कि अगर मेरा ये सारे ना सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस है, पता है, सीक्वेंस को जोड़ के सीरीज बनाई है, यानी 1, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, ये एक सीक्वेंस है n की पावर 1/n, ठीक है। इस सीक्वेंस का ये पहला टर्म है S1, ये S2, ये S3, S4,
एस एन, और फॉर्मूला भी क्या है इसका, एस एन बराबर एन की पावर 1/n, ये इसका फॉर्मूला है। तो कोची क्या कहता है, कोची भाई बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन है, वो कहता है अगर लिमिट इसकी कुछ भी लिमिट हो, फिलहाल इन्फिनिटी है, वो अगर एल जा रही है, वो अगर एल जा रही है लिमिट, तो अगर तुम S1 प्लस S2 प्लस डॉट 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 SN/n उसकी लिमिट निकालोगे, वो भी क्या होगी, वो भी एल ही होगी। मतलब इस पूरे की लिमिट वही होगी जो इन भाई साहब की लिमिट होगी। यानी इसका आंसर है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n। ठीक है, मैं प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन आप इसको याद रख लीजिए कि इसकी वैल्यू 1 होती है, n की पावर 1/n। n की पावर 1/n का मैं ग्राफ अगर बनाऊँ तो इसका कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, ये वैल्यू 1 को जो है टच करने की कोशिश करेगा इन्फिनिटी पे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये 1 पे वैल्यू 1 होगी, यानी ये पॉइंट मेरा 1,1 होगा। मैक्सिमम वैल्यू इस चीज़ की कहाँ पे होती है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी होती है n बराबर e के लिए, यानी e की पावर जब 1/e होता है वो मैक्सिमम होता है, राइट, इस फंक्शन के लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे जैसे n की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो ये फंक्शन मेरा किसको टच करने की कोशिश करता है, 1 को कोशिश करता है, यानी ये लिमिट 1 होती है। तो पूरा क्वेश्चन का लिमिट क्या होगा, 1 होगा। ये कोची का थ्योरम, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, इस पे ऐसे और कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन आएगा नहीं। वो यही देखना चाहता है आपको ये कोची वाला लिमिट याद है क्या, और ये इसका लिमिट याद है क्या। ये पेपर ज़्यादातर मेमोरी बेस्ड टाइप है। बंद मत करो, क्या बंद कर दिया, पोज। ओके, तो ये 17वां क्वेश्चन था ना, बीच में कुछ छोड़ा क्या, नहीं, 18वें क्वेश्चन पे आ गए। 18वां क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x² माइनस 1/sin²x। ये लिमिट निकालो। मैं इसको लिख सकता हूँ sin²x माइनस x² अपॉन x² sin²x, ऐसे। ये बोला इसमें सॉल्यूशन में कि इसमें 4 बार एल हॉस्पिटल लगाओ। 4 बार एल हॉस्पिटल लगाने में एक ही सवाल में आदमी हैंग हो जाएगा उधर करते करते। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें sin x का जो एक्सपेंशन है वो लगाएंगे। sin x का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस x³ अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 का फैक्टोरियल डॉट 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 करते हुए। ठीक है, जो कुछ भी होता है उसका भी स्क्वायर है, और माइनस x² अपॉन नीचे x² sin²x। जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर x² आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। फिर इतने आगे वाले टर्म का तो मैं पावर, बड़ी वाली पावर देखूंगा नहीं मैं जस्ट क्या कर लेता हूँ, इसका स्क्वायर निकाल लेता हूँ, एक इसका स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, x की पावर 6 अपॉन 3 के फैक्टोरियल का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू की इतनी मेरे को पड़ी भी नहीं है। और एक इसका 2ab भी निकाल लेता हूँ। 2ab इसका क्या हो जाएगा, माइनस 2x की पावर 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये वाली वैल्यू ज़रूरी है मेरे लिए, पता क्यों, आगे क्या है, बहुत सारे टर्म होंगे लेकिन x की हाइयर पावर है, माइनस x² अपॉन x² sin²x। यहाँ से ये कट गया है ना। अब इस x² से डिवाइड करूँगा मैं, ये वाले से, इससे डिवाइड करूँगा, इसे डिवाइड करूँगा। इस वाले टर्म को देखो, यही मेरे लिए खास है। पहला टर्म क्या है, सबसे कम पावर वाला 2/3 फैक्टोरियल, x² बचेगा, ठीक है, और नीचे सबके sin²x, ये वाला sin²x सबके नीचे आएगा। और उसमें अगले टर्म में क्या है, उसमें 4 पावर बचेगी यहाँ पर, और कुछ रहेगा, और sin²x है, और सबके ऐसे ऐसे ही चलता रहेगा। बाकी सब चीज़ें 0 होने वाली है। कैसे होने वाली है वो मैं दिखाता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 था ना, ये सब मिटा दो, केवल इसी चीज़ की इम्पोर्टेंस है हमारे लिए।
इस चीज़ की लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो ये वाला इस फंक्शन को देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो मेरा कांस्टेंट है x अपॉन साइन x, इसकी वैल्यू भी 1 ही होती है, साइन x अपॉन x की 1 होती है, x अपॉन साइन x की भी 1 होती है, और इसका स्क्वायर है, ठीक है, तो ये वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये 1 हो गया, ये तो माइनस के 2/3 फैक्टोरियल होगा। उससे अगले वाला क्या है, उससे अगले वाला मैं लिख सकता हूँ x की पावर 4 है, उसको x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर x ऐसे कर सकता हूँ, यानी ये तो मेरा 1 हो जाएगा ये वाला तो लिमिट, लेकिन ये 0 हो जाएगा क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यानी बाकी सब क्या हो जाएंगे, बाकी सब 0 हो जाएंगे, सब 0 हो जाएगा बाकी, और ये आंसर आ जाएगा -2/3 का फैक्टोरियल होता है 6, यानी -1/3। देखने में लग रहा है बड़ा है क्योंकि मेरे को लिखना पड़ रहा है चीज़ें, एक बार चीज़ें समझ में आई ना तो बहुत सारा तुरंत आदमी छोड़ देता है, बाकी सब तो हाँ पता है वो 0 होने वाला है, ये पकड़ा ये आंसर है, और ये चीज़ एटलीस्ट 4 बार एल हॉस्पिटल रूल लगाने तो आसानी है। अगला क्वेश्चन है यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो थी ना वो बीएससी के मेरे 3rd ईयर में थी, और सच बताऊँ तो बीएससी की 3rd ईयर की किताब मेरी खोई हुई है तब से ही, वो मेरे को याद नहीं कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या चीज़ थी। ये क्वेश्चन मैं अभी कर नहीं सकता हूँ, ये देखना पड़ेगा, लेकिन 20वां क्वेश्चन कर देता हूँ। 20वां क्वेश्चन तो आसानी है, तो 12th लेवल का है। वो एफ एक्स की वैल्यू x की पावर 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2 अगर x की वैल्यू 2 ना हो, और ये है k अगर x की वैल्यू 2 हो। इसका मेरे को k का वैल्यू पूछा होगा, लिमिट, इसका लिमिट देखना है क्या कहाँ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, देखो ये x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 अपॉन x माइनस 2, लिमिट जब भी ऐसा निकालना हो ना, लिमिट x टेंड्स टू 2 है नहीं, यानी x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, इसका लिमिट क्या होता है पता है, इसका लिमिट होता है x की पावर n माइनस 1, ये इसका लिमिट होता है, याद रखना है हमेशा। यानी इसका हो जाएगा 5 और a की पावर हाँ x की पावर a की बात है, क्योंकि x की वैल्यू ही a रखी जाने वाली है, तो यानी जो लिमिट आएगा लास्ट में वो a की पावर ही बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि x की वैल्यू a ही रखूँगा बाद में, जैसे इसमें 2 रखूँगा तो हो जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 4, एक तरह से इसका डिफरेंशिएशन है। 2 की पावर 4 होता है 16 पंजे 80, तो k की वैल्यू 80 आ जाएगी। और मैं इस चीज़ को प्रूव भी कर सकता हूँ कि ये लिमिट ये होती है। कौन प्रूव के चक्कर में पड़ेगा, लेकिन कर सकता हूँ यार मैं, लेकिन प्रूव कर सकता हूँ बस। ट्राई करें। छोड़ो, बाद में कभी करें। ये वाली लिमिट लेकिन याद रखनी है, लिमिट x टेंड्स टू a की पावर n माइनस 1। और आज की वीडियो यहीं पे रख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो कि याद रखनी है, बहुत ज़रूरी है ना। ज़्यादा हो जाएगी तो भूल जाओगे आप, तो इन सब को एक बार प्लीज़ दोबारा से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उन पे प्रैक्टिस दोबारा से सब क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करिए। इसीलिए मैंने शायद इतनी तेज़ी से कर दिया है, ताकि आपको पूरा ये ना लगे कि हाँ ये तो हो ही गया है, नहीं हुआ है, अभी आपको करना पड़ेगा दोबारा। जस्ट मैंने डायरेक्शन सा बता दिया कि इसमें ये वाली चीज़ लगेगा, उसमें वो वाली चीज़ लगेगा। बेस्ट ऑफ लक, जय श्री राम।